नमस्कार सभी को नमस्कार। जनवरी की सर्दी आप सभी को मुबारक हो। आज कल से ज्यादा ठंड है क्योंकि पैर ठंडे हो रहे हैं। कल पैर ठंडे नहीं हो रहे थे। कल संक्रमण तत्वों के बारे में मैंने थोड़ा सा गलत एक्सप्लेनेशन कर दिया था। वो शब्द मैं मेरे वापस लेता हूं और आई एम सॉरी। ठीक है। संक्रमण तत्व मैंने कहा था जिंक, कैडमियम और क्या, मरकरी और कोपरनिकम। इनको क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन मैंने कहा था इनकी आयनिक अवस्थाएं संक्रमण तत्व नहीं कहलाती बल्कि कहलाती है। ठीक है। हैं? हमने ये पढ़ा था कि ये क्या नहीं कहलाते? संक्रमण तत्व नहीं कहलाते, जबकि इनकी आयनिक अवस्थाएं कहलाती है। जो बात गलत थी। ठीक है ना, याद रखना। देखो इधर देखो, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है D10 और NS क्या होता है? 2 होता है। NS क्या होता है? 2 होता है। हमने कहा ऐसे डी ब्लॉक तत्व जिनका डी उपकोष पूरा भरा हुआ होता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं? नहीं कहते। इसका मतलब जिंक है, कैडमियम, मरकरी और कोपरनिकम ये है, ये संक्रमण तत्व नहीं है। अब अगर इनको आयनित किया जाए तो मैं कहूं कि Zn+1 और Zn+2। ठीक है ना। उसी प्रकार अपन आयनित करें किसको? कैडमियम+1 और कैडमियम+2। इसी प्रकार मरकरी को लिखा जाए Hg+1 और Hg+2। ठीक है ना, याद रखना। और कोपरनिकम को भी क्या लिखे अपन? Cn+1 और Cn+2। ध्यान देना है। जिंक+1 एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो NS से निकलेगा। कहां से निकलेगा? NS से। एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? एक इलेक्ट्रॉन बच गया। डी अभी भी क्या है? पूरा भरा हुआ है। डी अभी भी क्या है? पूरा भरा हुआ है। जिंक से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो जिंक क्या बन गया? Zn+2 बन गया। यानी NS के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अभी भी डी क्या है? पूरा भरा हुआ है। तो इनकी आयनिक अवस्थाएं भी संक्रमण तत्व नहीं होते। नहीं समझे? समझे नहीं? पहले तो आप मुझे बताओ संक्रमण तत्व कहते किन्हें हैं? संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? जिनका डी उपकोष भरा हुआ नहीं होता, यानी डी के अंदर 1 से 9 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जबकि जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है और कोपरनिकम है, ये संक्रमण तत्व नहीं होते। ये क्या नहीं होते? संक्रमण तत्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने परिभाषा लिखाई थी कि ऐसे आयन या ऐसे परमाणु डी ब्लॉक के, ऐसे आयन या ऐसे परमाणु डी ब्लॉक के जिनके डी उपकोष में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं संक्रमण तत्व। जबकि जिंक, कैडमियम, मरकरी, कोपरनिकम संक्रमण तत्व नहीं होते, क्योंकि इनकी डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फिर मैंने आपको बताया, ये लिखाया नहीं था लेकिन बताया ये था कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और कोपरनिकम की आयनिक अवस्थाएं क्या होती है?
संक्रमण तत्व कहलाती है, जबकि वो बात क्या थी, गलत थी। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो होता है 3d10। क्या होता है, 3d10, और 4s क्या होता है, 2 होता है। क्या जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है, यही होता है। डी ब्लॉक के तत्वों को जब भी आयनित किया जाएगा, डी ब्लॉक के तत्वों को जब भी आयनित अवस्था में लेकर के जाएंगे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो कहां से निकलेगा, एस से निकलेगा। कहां से निकलेगा, एस से निकलेगा। तो जिंक में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जिंक क्या बनेगा, Zn+1, Zn+1। बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, एस से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो अभी भी इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में आयनित अवस्था में भी ये क्या है, 3d10 है। 3d क्या है, 10 है। समझ में आ गई बात, ये क्या है, संक्रमण तत्व नहीं है, ये क्या है, संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है ना। अगर आप जिंक +2 लिख देते हो, फिर भी याद रखना है अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा बच गया, एस का बच गया। ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। अभी भी डी क्या है, पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब अभी भी ये क्या नहीं है, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व होते कौन से हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होता है, 1 से 9 होता है, वो तो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा डी उपकोष पूरा भरा हुआ होता है, वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर निकम की आयनिक अवस्थाएं भी संक्रमण तत्व नहीं होती। क्लियर है। इनके अलावा जिनकी भी आयनिक अवस्थाएं होगी, वो सारी क्या होगी, संक्रमण अवस्था तत्व होगी, ठीक है। अगर कॉपी में किसी ने कल लिखा है तो उसको डिलीट कर देना भाई। हाँ हाँ, काटा मार दिया, हाँ डिलीट ही कर देना। कल लिख लिया था इस चीज को। डी ब्लॉक में कुल तत्व कितने होते हैं, 40 तत्व होते हैं, जिसमें से कुल संक्रमण तत्व कितने होते हैं, 36। कौन कौन से संक्रमण तत्व नहीं होते, तो अभी हमने पढ़ा है जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनिकम Cl, ठीक है। इनमें से एक प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा एक संक्रमण तत्व नहीं है, बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है। डी ब्लॉक में प्रश्न आएगा, पहले बता देता हूं, एक तो इनमें से प्रश्न बनेगा, इन चारों में से, ठीक है ना। दूसरी बात, एक बनेगा कौन सा रंगीन यौगिक बनाता है और कौन सा रंगहीन यौगिक बनाता है, क्लियर है, रंगहीन और रंगीन यौगिक बनाता है। दो, तीसरा प्रश्न आएगा, 4 प्रश्न आने हैं इस चैप्टर से, कितने प्रश्न आने हैं, शायद 4 प्रश्न आने हैं, ठीक है। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आएगा, कौन सा एक अनुचुंबकीय है और कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है, कौन सा एक अनुचुंबकीय, कौन सा एक प्रतिचुंबकीय। ये 3 प्रश्न तो कंफर्म है, पक्का है, 100%, ठीक है। डी ब्लॉक में कंफर्म प्रश्न पक्का है, यहां से ये तीनों प्रश्न रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, तत्व रिपीट नहीं होता, तत्व कोई और मिलता है। जैसे मान लीजिए पिछली बार टाइटेनियम का पूछ लिया, तो अब की बार क्रोमियम का पूछ लेंगे, ठीक है ना। उससे पहले जिंक का पूछा है, तो अब की बार कॉपर का पूछ लेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो याद रखना है 3 प्रश्न तो ये है, और एक प्रश्न आता है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था का 4 प्रश्न पक्के हैं, ठीक है। अब आप कैसे याद करते हो, याद यहां तो मैं करवा दूंगा, एग्जाम तक आप कैसे याद रखते हो उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। संक्रमण तत्व एस व पी ब्लॉक के कहां स्थित होते हैं, मध्य स्थित होते हैं। और ऐसे डी ब्लॉक तत्व जिनके सामान्य या आयनिक अवस्था में
डी उपकोष अपूर्ण होता है, मतलब एक से 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, निकम संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि इनकी उदासीन और आयनिक अवस्था में डी उपकोष क्या होता है, पूर्ण पूरित होता है, इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं होते। ठीक है, कुछ नई चीज आएगी क्या सीखने के लिए? ये तो आपने पढ़ा है पहले भी, आवर्त सारणी में पढ़ लिया सामान्य परिचय के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिना देखे कोई बता सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता सकते हो? नहीं बताया, पीछे वाला तो पूछना ही नहीं, कल पढ़ा था वो पूछना है। हाँ बता सकते हो, बताओ फिर। NS 1 से 2 सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी उपकोष डी ब्लॉक का नहीं पता, पेपर में आएगा। डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। CUT का पेपर जेट से पहले होगा क्या? जेट से पहले होगा है? कौन कौन पेपर देगा आप में से, कोई देगा क्या? चलो अच्छी बात है। आप वहां देखना इस केमिस्ट्री का रुतबा, ठीक है? आपके पास जो नोट्स है ना, इन नोट्स का रुतबा आप CUT में देखना, ठीक है? बताओगे डी उपकोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? नहीं, अब तो खंखारो कर दे, जोर घोषो है, कर दे, शर्म आ गई? हाँ पता है, नहीं पता? हाँ पता है, पता है। डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है क्या? नहीं पता? पता है? हाँ इधर नहीं पता। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक पता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता नहीं है? बॉयज में, बॉयज में सूर्य प्रकाश पता है, याद नहीं है? आदो से याद है? हाँ अजय याद है? उपलक्ष्य, हाँ उपलक्ष्य N-1 D1 से 10 NS1 से 2, ठीक है, शाबाश। मैंने कहा था सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 3 याद रखने हैं, एक तो S वर्ग, एक S वर्ग, S वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS 1 से 2, सिंपल है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना? P ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP 1 से 6, क्लियर है बात? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? और उसके बाद में होता है डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D1 से 10 और NS 1 से 2, या क्या होता है 0 से 2 होता है, NS 1 से 2 या 0 से 2 होता है, ठीक है ना? याद रखना है, ये पेपर में 100% पूछे जाने वाला प्रश्न है। डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पेपर में आता है, एफ ब्लॉक का आपको देगा नहीं, क्योंकि एफ ब्लॉक का ऑप्शन में ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है ना? इस प्रकार हमें ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी बात, ये आपको वर्ग नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, क्लियर है? जैसे जैसे वर्ग नंबर 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, वर्ग नंबर 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, बताया कोई? है? हाँ, वर्ग नंबर 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक तो सबको पता है NS2 और NP3 13, 14,
15 Np3। क्लियर है? इस प्रकार भी हमें प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखना है। चलो, डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सबको आता है, ठीक है। हमने कल पढ़ा था इन तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी कौन कौन सी है? 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और कौन सी है? 6D श्रेणी। कौन सी है? 6D श्रेणी। 6D श्रेणी कौन से आवर्त में आती है? 7वें आवर्त में आती है। कौन से आवर्त में आती है? 7वें आवर्त में आती है। ये आवर्त सारणी में 3 से 12 तक वर्ग के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। वर्ग नंबर 3 से लेकर के कहां तक? वर्ग नंबर 12 तक पाए जाते हैं। अच्छा, डी ब्लॉक की शुरुआत जो है वो कौन से आवर्त से होती है? डी ब्लॉक की शुरुआत कौन से आवर्त से होती है? चौथे आवर्त से होती है। कौन से आवर्त से होती है? चौथे आवर्त से होती है। होती है, नहीं होती? हाइड्रोजन, लिथियम और इधर आएगा सोडियम और इधर आएगा पोटेशियम। लिथियम के बाद में आता है कौन? बेरिलियम। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम और कैल्शियम के जस्ट आगे आता है स्केडियम। ये वर्ग नंबर कौन सा है? तीसरा है। पहला आवर्त है, दूसरा आवर्त है, तीसरा आवर्त है और चौथा आवर्त है। क्लियर है बात? ठीक है ना। तो चौथे आवर्त में और तीसरे वर्ग में शुरुआत होती है किसकी? किसकी? डी ब्लॉक तत्वों की। डी ब्लॉक तत्वों की। स्केडियम कौन से आवर्त का सदस्य है? चौथे आवर्त का सदस्य है। यूट्रियम कौन से आवर्त का सदस्य है? 5वें आवर्त का सदस्य है, ठीक है ना। लेंथेनम कौन से आवर्त का सदस्य है? 6ठे आवर्त का सदस्य है, ठीक है ना। और एक्टिनियम कौन से आवर्त का सदस्य है? 7वें आवर्त का सदस्य है। ये तो बताने की जरूरत है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद है कौन? क्रोमियम। और इधर कौन है? कॉपर। क्लियर है? फिर आ गया कौन? मोलिब्डेनम। और मोलिब्डेनम के बाद में आ गया कौन? सिल्वर। लेकिन पेपर में भी आपको याद रखना है रुथेनियम, रोडियम और पैलेडियम का क्या पूछा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है, ठीक है ना। फिर है 5D श्रेणी। 5D श्रेणी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कोई अपवाद है नहीं, लेकिन याद रखना है प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो निकालना सीखते होंगे इनका। हाँ, अगर नहीं पता है तो ये होता है D1, ये होता है D2, ये होता है D3, D4, लेकिन लिखते हैं इसको किसके रूप में है? D5 के रूप में। ये D5 है, ये D6 है, ये D7 है, ये D8 और D9 और क्या है? D10 है। हाँ हाँ, कॉपर को भी लिखते हैं अपन किस रूप में? D10, 4s1 D10 लिखते हैं, ठीक है। सिल्वर याद रखना है आपको और प्लेटिनम भी आपको क्या रखना है? याद रखना है इनके अंदर। और ये 14 तत्वों का गैप है लेंथेनम से लेकर के अफनियम के बीच में। इनको रखा जाता है कौन सी श्रेणी के अंदर? सॉरी, एफ ब्लॉक के अंदर। कौन सी ब्लॉक के अंदर? एफ ब्लॉक के अंदर। लेंथेनम एफ ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन है किस ब्लॉक का तत्व? डी ब्लॉक का तत्व, ठीक है ना। तो पूछा जाता है कौन सी लेंथेनोइड, कौन सा लेंथेनोइड, कौन सा लेंथेनोइड डी ब्लॉक तत्व है? लेंथेनम। कौन सा लेंथेनोइड डी ब्लॉक तत्व है? तो याद रखना लेंथेनम, ठीक है। एफ ब्लॉक भी पढ़ेंगे अपन, उसके अंतर्गत आएगा ये है 6D श्रेणी। 6D श्रेणी। 6D श्रेणी में शुरुआत होती है किससे? AC। AC को कहते हैं एक्टिनियम। क्या कहते हैं? एक्टिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 89 है।
रदरफोर्डियम Rf से लिखते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 104। Db को कहते हैं डबनियम 105 पर आता है, सीबोर्जियम Sg 106 पर आता है, बोहरियम Bh 107 पर आता है, हेसियम 108 Hs और माइटर्नियम जो है 109 नंबर पर आता है, ड्रमे स्टेडियम 110 नंबर पर आता है और रॉन्टजेनियम जो है वो 111 पर आता है और कोपरनीशियम या कोपरनिकम जो है वो 112 पर आता है, 112 पर आता है। ठीक है ना, आवर्त सारणी मैंने आपको ये दिखाया नहीं था। अब याद रखना है, ऐसी रफ्तार से डूबी संगीता भाभी हंस मत दास रहेगा कौन, इसको याद रखना है आपको। AC रफ्तार RF, डूबी DB, संगीता SG, भाभी BH, हंस HS, मत MT और दास DS रहेगा RG और कौन CN। ठीक है, ये कौन सी श्रेणी है? ये है 6D श्रेणी, 6D श्रेणी। ठीक है, ये सारे अति भारी क्या है? तत्व है। सारे क्या है? अति भारी तत्व है। एफ ब्लॉक में नहीं है ना, एफ ब्लॉक में ये है, डी ब्लॉक की में है, 7वें आवर्त के क्या है? सदस्य हैं। एफ ब्लॉक में तो अभी पढ़ाया ही नहीं मैंने आपको, पढ़ेंगे। ठीक है एफ ब्लॉक में अभी यही पढ़ लो, इतने याद करना, एफ ब्लॉक वाले बाद में याद करना। ठीक है, महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्रोमियम का कल मैंने बोला था कौन कौन लिख के लेके आया है और कौन कौन नहीं लिख के लेके आया, नहीं लिख के लेके आया, हाँ नहीं लिख के लेके आया, शाबाश, वेरी गुड। कॉपर का याद नहीं रहा है, भूल गए? ठीक है, क्रोमियम, कॉपर और पैलेडियम। पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 4D क्या होता है? 10,5s0 होता है। ठीक है ना, याद रखना है। प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 5D96s क्या होता है? 1 होता है। 5D96s क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पर 9 सोच करके एक इलेक्ट्रॉन कहां पर भर देते हैं? यहाँ पर भर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं? 5D10,6s0 कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 4D96s1 होता है। ठीक है, रुथेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4D7 और 5s1। ठीक है, रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4D8 और 5s1। रेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5D56s2। ऑस्मियम का होता है 5D66s2 और इरिडियम का होता है 5D76s2। ठीक है, याद रखना है इनको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो तो आप डी ब्लॉक में जरूर याद रखोगे जो कौन से नियम के अपवाद हैं। ऑफ-बाउंड नियम के क्या है? अपवाद है। और ऑफ-बाउंड नियम के अपवाद बताओ कौन कौन से हैं? एक तो सबसे पहला क्रोमियम 3D के अंदर, और क्या है? कॉपर। फिर क्या है? मोलिब्डेनम और क्या है? सिल्वर। ये 4 तो आपको सिद्धांत के क्या है? अपवाद है। इनको क्या रखोगे आप? याद रखोगे। क्लियर है? बाकी इनके अलावा जो आपको दिए गए हैं वो आपको याद रखना है। अच्छा प्रश्न है, सिल्वर। सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? संक्रमण तत्व नहीं कहलाना चाहिए ना, नहीं कहलाना चाहिए। डी उपकोष भरा हुआ है फिर भी संक्रमण तत्व है, फिर भी संक्रमण तत्व है। क्यों? हमने ये पढ़ा कि जिन डी ब्लॉक के तत्वों का डी उपकोष 1 से 9 तक होता है इलेक्ट्रॉन, उनको तो कहते हैं कौन से तत्व? संक्रमण तत्व। और जिनका डी उपकोष पूरा भरा हुआ होता है वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। तो याद रखना, सिल्वर जो है वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाना चाहिए था।
क्योंकि डी उपकोष इसका पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये संक्रमण तत्व है। आयनिक अवस्था या उत्तेजित अवस्था में डी उपकोष क्या हो जाता है? अपूर्ण हो जाता है। मतलब इसको जब आयनित अवस्था में लेकर के आते हैं तो पहला जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। अब बच गया इसके पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या? 4d10 बच गया। अब जब इसको और अत्यधिक ऊर्जा दी जाएगी और इसको और उत्तेजित अवस्था में लेकर के जाएंगे तो सिल्वर बनाता है Ag+2, यानी एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा तो ये बन जाएगा क्या? 4d9। उत्तेजित अवस्था के अंदर डी उपकोष हो जाता है इसका रिक्त, इसलिए इसे किस श्रेणी में रखते हैं? संक्रमण तत्वों की श्रेणी के अंदर रखते हैं। आयनित अवस्था में जिंक और एक पड़ा आपने कैडमियम, एक पड़ा आपने मरकरी और एक पड़ा आपने कोपरनिकम। यही चार तत्व हैं जो आयनित अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन डी उपकोष से नहीं त्यागते, ठीक है ना, इसलिए उनको संक्रमण अवस्था में नहीं रखा जाता। ये सिल्वर जो है ये आयनित अवस्था के अंदर भी क्या कर देता है? डी उपकोष से इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है, इसलिए ये संक्रमण तत्व कहलाता है, अन्यथा नहीं कहलाता ये भी, ठीक है। उनसे अलग क्यों है ये? क्योंकि ये अपने डी उपकोष से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसलिए ये संक्रमण श्रेणी की संक्रमण अवस्था की श्रेणी में आता है, ठीक है। हमने चार तत्व पढ़े, एक तो जिंक पढ़ा है, एक पढ़ा है कैडमियम, एक पढ़ा है मरकरी और एक पढ़ा है कोपरनिकम। इन सब का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? यही होता है, D10 होता है। तो फिर इसको अपन इनकी श्रेणी में क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये आयनित अवस्था में भी डी उपकोष से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालते, और ये आयनित अवस्था में डी उपकोष से इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। इसलिए याद रखना ये किस श्रेणी में आता है? संक्रमण तत्वों की श्रेणी में आता है। दोनों खड़े हो, पीछे पीछे खड़े हो, हाँ खड़े हो। सिल्वर को संक्रमण तत्व की श्रेणी में क्यों रखा जाता है? सिल्वर को संक्रमण तत्व की श्रेणी में क्यों रखा जाता है? अपूर्ण पूर्ण होता है इसलिए रखा जाता है। थाप मारो नहीं, 12 उड़ जो एक में। बढ़ बैठ, कॉपी ले। भजन गाऊंगे मैं। पीछे पीछे बैठ जा। चुंबकीय गुणधर्म, रफ कॉपी निकालो। जब देखो इधर देखो, डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। अभी मैंने बताया, एक तो ये अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाएंगे। क्या व्यवहार दर्शाएंगे? अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाएंगे। एक दर्शाएंगे प्रतिचुंबकीय व्यवहार। क्या? प्रतिचुंबकीय व्यवहार। और स्पेशल केस के अंदर ये दर्शाते हैं लोहा चुंबकीय व्यवहार, यानी लोहे चुंबकत्व का गुण भी रखते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुणधर्म क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहला गुणधर्म याद रखना है अनुचुंबकीय गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म कौन सा है? प्रतिचुंबकीय गुणधर्म। और तीसरा गुणधर्म कौन सा है? लोह चुंबकीय गुणधर्म। याद रखना है, अगर कोई भी डी ब्लॉक का तत्व आपको आयनिक अवस्था में दिया जाता है, किस अवस्था में? आयनिक अवस्था के अंदर दिया जाता है, इसका मतलब है सबसे पहले आपको NS के इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं? बाहर निकालने। क्लियर है बात? आयनिक अवस्था में, आयनिक अवस्था के अंदर आपको NS के इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं? बाहर निकालने हैं। उसके बाद में आपको देखना है
डी उपकोष के अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं इसका मतलब वो होगा अनुचुंबकीय। कौन होगा वो? अनुचुंबकीय होगा। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 प्राप्त होता है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D10 प्राप्त होता है, इसका मतलब वो तत्व क्या है? प्रतिचुंबकीय। वो तत्व क्या है? प्रतिचुंबकीय। ध्यान देना है। हमने कहा कि मान लीजिए हमें कोई एक आयनित अवस्था में तत्व दे दिया डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का आयनिक अवस्था में तत्व दे दिया, जैसे मान लीजिए टाइटेनियम +3 दे दिया, टाइटेनियम +3 दे दिया और हमसे पूछा गया कि बताओ टाइटेनियम +3 प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा। तो सबसे पहले आपको इसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, उसके बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद में आप देखोगे कि ये जो +3 है, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो बाहर निकाल लेगा, कहां से? NS से। कहां से? NS से। NS से निकालने के बाद में जितना इलेक्ट्रॉन बच गया उसको D से क्या निकालना है? बाहर निकालना है। D से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद में देखना है आपको कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है या नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है इसका मतलब वो अनुचुंबकीय है, और अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, जोड़े के अंदर है, तब वो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। या इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कितना है? 0 है, तब वो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। जैसे जैसे टाइटेनियम +3, बताओ टाइटेनियम कितने नंबर पर आता है? 22 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 22 नंबर पर आता है। 22 नंबर पर आता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 19। कितने बच गए? 19 बच गए। अब टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे आप, मतलब 22 इलेक्ट्रॉन आप भरोगे, तो कैसे भरोगे आप? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d, 4s और 3d। बताओ 1s 2 2 4 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 20 और 2 22, 20 और 2 22। अब हमने क्या कहा कि इसके पास तो 19 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन कौन से बाहर निकलेंगे? NS वाले। क्लियर है बात? अब बच गया कितना इलेक्ट्रॉन? वो एक जो बचा है वो किससे बाहर निकलेगा? इसका मतलब डी में अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? एक। और एक इलेक्ट्रॉन बच गया मतलब सिंगल बचा है, जोड़ा तो नहीं है ना? देखो इधर डी के अंदर 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और 5। एक इलेक्ट्रॉन भरोगे आप, ये सिंगल है, अयुग्मित है, अयुग्मित है, इसका मतलब टाइटेनियम +3 की प्रकृति कैसी है? अनुचुंबकीय। कैसी प्रकृति है? अनुचुंबकीय। क्लियर है? चलो फिर ट्यूशन करेंगे इस पर। लिखो आप। करो ये क्वेश्चन करो। दोनों के बारे में बताना है आपको। अपनी कॉपी पे करो। हाँ अपनी कॉपी पे। लाओ पेन है।
दोनों ही प्रतिचुंबकीय है, पक्की बात है। जिंक प्रतिचुंबकीय है और जिंक +2 प्रतिचुंबकीय है, दोनों प्रतिचुंबकीय है, दोनों ही प्रतिचुंबकीय। चलो दोनों ही प्रतिचुंबकीय है, सच्ची बताओ। हाँ प्रतिचुंबकीय है। हाँ नाजुक किया नहीं किया। इधर स्वामी जी प्रतिचुंबकीय दोनों, दोनों प्रतिचुंबकीय है। हाँ बोलो, नहीं किया। प्रतिचुंबकीय दोनों, दोनों प्रतिचुंबकीय है। हाँ रामकिशन प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय। जिंक प्रतिचुंबकीय। जिंक प्लस का पता नहीं, जिंक प्लस का क्यों नहीं पता फिर। जिंक तो पहला जिंक जो दिया गया वो तो आयनित अवस्था है नहीं, इसका मतलब D10 और 4s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। डी के अंदर आपको देखना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं, तो डी तो पूरा भरा हुआ है और पूरा भरा हुआ है मतलब 5 कक्षक 5 दुआ 10, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित अवस्था के अंदर है, इसका मतलब प्रतिचुंबकीय है। ये तो प्रतिचुंबकीय है, ये तो प्रतिचुंबकीय है। अब मैंने कहा जिंक +2 आपको देखना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से बाहर निकलेंगे, NS के निकलेंगे। डी में अभी भी कितने बच गए, 10 बच गए, तो ये भी क्या है, प्रतिचुंबकीय। ये भी क्या है, प्रतिचुंबकीय। शाबाश, दोनों क्या है, प्रतिचुंबकीय है। जिंक भी क्या है, प्रतिचुंबकीय। और जिंक +2 भी क्या है, प्रतिचुंबकीय। करो ये प्रश्न। +1 है, Cu+2 अनुचुंबकीय और Cu+ प्रतिचुंबकीय। किया नहीं किया, किया क्या उत्तर है, पहला प्रतिचुंबकीय दूसरा अनुचुंबकीय। हाँ नहीं किया, किया इधर सबने किया, आया उत्तर। 1 मिनट रुको, कॉपर कितने नंबर पर आता है, 29। कितने नंबर पर आता है, 29। कॉपर आता है 29 नंबर पर, जबकि ये क्या है, कॉपर प्लस है, ठीक है ना। कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3D10 और 4s क्या होता है, 1। अरे आप वो सिद्धांत का अपवाद नहीं है कॉपर, आप वो सिद्धांत का अपवाद है या नहीं कॉपर, तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं होता 3D10 4s1। अब कॉपर प्लस है, इसका मतलब S से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा भाग, तो D में 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, क्या आ गया, ये प्रतिचुंबकीय। क्या प्रतिचुंबकीय।
कॉपर प्लस 2, कॉपर प्लस 2, एक इलेक्ट्रॉन तो ये गया और एक इलेक्ट्रॉन ये गया, 3d9, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया, बच गया ना एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो बताओ अनुचुंबकीय, क्या होगा? अनुचुंबकीय। चले, करो। पहला प्रतिचुंबकीय, दूसरा अनुचुंबकीय, पहला प्रतिचुंबकीय, दूसरा अनुचुंबकीय। एफ ई कितने नंबर पर आता है? 26 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है? 26 नंबर पर आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 और 4s2 और 3d। 3d कितना आ जाएगा? 2 4 10 12 18 20 20 और 6 26। अब ये कह रहा है एफ ई प्लस 2, एफ ई प्लस 2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 कक्षक आगे, 1 2 3 4 और 5। इन 5 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरने, कौन भर के बताएगा मेरे को? आप वो सिद्धांत के अनुसार, आप वो सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन भर के कौन बताएगा? बता दोगे? पहले इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? सिंगल सिंगल भरा जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरा जाएगा, उसके बाद में युग्मन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 5 और 1 6। अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गए ना? क्या बच गए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ये क्या होगा? अनुचुंबकीय। हाँ, तो प्रतिचुंबकीय कैसे बता रहे थे आप? प्रतिचुंबकीय कैसे बता रहे थे? प्रतिचुंबकीय दो ही कंडीशन में होगा राम खोरो, एक तो होगा D0 और एक होगा D। एफ ई प्लस 3, एक इलेक्ट्रॉन और कम कर दो, अब पांचों ही क्या हो गए? अयुग्मित हो गए, तो क्या कहलाएगा? अनुचुंबकीय। चिटकारी कौन देवे? समझ को नहीं है? नहीं है समझ? चल हाँ, खड़ा हो फिर समझाओ। नहीं नहीं, खड़ा हो, समझा दूं मैं, खड़ा हो। मुझे गुफा में ले जाकर समझाना भी आता है? हाँ, इससे अच्छा यही खड़ा हो जाना, यही समझा दूं मैं। ध्यान दे, इधर देख। एफ ई प्लस 2, ये प्लस 2 क्यों आया पहले ये बता मेरे को। प्लस 2 क्यों आया? 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए? त्याग दिए। प्लस 3 क्यों आया? 3 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए। अब आपको ये देखना है कि आयरन कितने नंबर पर आता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है आयरन का। फिर बैठ जा। 26 नंबर पर आता है आयरन। कितने नंबर पर आता है? पहले 26 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख। 26 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये, ठीक है ना? अब प्लस 2 चार्ज है, इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन जो त्याग रहा है वो NS से जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन S के क्या निकालो? बाहर निकालो।
कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 6। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 6। 6 को डी में भर के देखो कितने अयुग्मित बचते हैं, कितने अयुग्मित बच गए? अगर एक भी अयुग्मित बचता है तो अनुचुंबकीय, और सभी आपके युग्मित प्राप्त होते हैं तो प्रतिचुंबकीय। ठीक है, बैठ जाओ। याद रखना, स्पेशल निकल का केस आए, स्पेशल निकल का केस आए तो याद रखना है धातु अवस्था में तो क्या होता है ये, जबकि ठोस अवस्था में कैसा गुण प्रदर्शित करता है? लोहा चुंबकीय प्रदर्शित करता है। समझ में आ गई बात? यानी इसके अंदर लोहा के गुण आ जाते हैं, लोहा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। ये स्पेशल देगा आपको निकल ठोस, निकल ठोस। ठोस अवस्था में किस रूप में रहता है ये? लोहा चुंबकीय अवस्था के अंदर रहता है, जबकि धातु अवस्था के अंदर किस रूप में पाया जाता है? अनुचुंबकीय अवस्था में पाया जाता है। क्लियर है? ये निकालो। मैंने कहा ना स्पेशल केस एक निकल का याद रखोगे और इसमें कुछ याद नहीं रखना। ये अनुचुंबकीय क्या? अच्छा, हाँ क्या? अनुचुंबकीय है, सबने निकाला। मैग्नीज कितने नंबर पर आता है? 25 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है? 25। 25 में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2, यानी एस वाले गए, एस वाले गए। देखो 25 नंबर पर आता है तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 और 3d 5, 3d 5 पक्की बात है। चलो 3d 5। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 20। 20 और 5 25। ये 2 इलेक्ट्रॉन गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो पीछे कितने बच गए? पांचों क्या है? अयुग्मित है। इसका मतलब क्या हो गया? अनुचुंबकीय। क्या हो गया है? अनुचुंबकीय। क्लियर है? पहचान जाओगे प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। एक प्रश्न आएगा प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय का, 100% आएगा। ठीक है, 4 नंबर का। कितने नंबर का? या 5 नंबर का? 4 नंबर का। हाँ, 4 में खुश हो गया? ठीक है। देखो जब इलेक्ट्रॉन कौन सी गति करता है? चक्रण गति करता है, तो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। और इलेक्ट्रॉन जब कौन सी गति करता है? कक्षीय गति करता है, तो याद रखना कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण को लिखते हैं म्यू एस से। किससे लिखते हैं? म्यू एस से। और कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण को लिखते हैं म्यू एल से। किससे लिखते हैं? म्यू एल से लिखते हैं। ठीक है, बस ना लो। कुल आघूर्ण जो होता है म्यू नेट जो होता है वो बराबर होता है किसके? म्यू एस प्लस में म्यू एल के। यहां पर ये याद रखना है आपको, डी ब्लॉक के लिए म्यू एल का मान कितना होता है? 0 होता है। डी ब्लॉक के लिए म्यू एल का मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो म्यू नेट बराबर सीधा प्राप्त होगा किसके बराबर? म्यू एस के बराबर। याद रखना ये तो क्या है? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। और ये क्या है? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। दोनों का योगफल बराबर होता है कुल आघूर्ण के, कुल आघूर्ण के म्यू नेट के। ठीक है ना? हमने पढ़ा है कि डी ब्लॉक के लिए म्यू एल का मान क्या होता है? 0। अगर इसकी वैल्यू आप 0 रखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। अरे इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हुए या नहीं हुए? हो गए ना? तो याद रखना म्यू नेट बराबर होगा म्यू
एस। म्यू एस जो होगा, ये फॉर्मूला कहां पर पड़ा है बताओ, ये फॉर्मूला कहां पर पड़ा है, कहां पर पड़ा है ये फॉर्मूला है, कहां पढ़ गए हो, किसमें, क्वांटम संख्या में, किसमें पढ़ गए हो, क्वांटम संख्या में पढ़कर आए हो, ठीक है ना। क्वांटम संख्या में पढ़ा था नहीं पढ़ा था ये, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला, म्यू एस बराबर एन ब्रेकेट एन प्लस टू रूट, ये क्या है, बॉइलिंग मोमेंट। बोहर मैग्नेटॉन चुंबकीय आघूर्ण की क्या होती है, इकाई होती है, क्या होती है, चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन। स्मॉल एन बराबर क्या होता है, स्मॉल एन, एन का अर्थ क्या है, स्मॉल एन का अर्थ मुख्य है। इस फॉर्मूले में क्या है, इस फॉर्मूले में स्मॉल एन का मतलब क्या है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एन ब्रैकेट एन प्लस प्लस टू, और ये किस में है, रूट में। यहां एन का मान क्या लोगे आप, एन किसके बराबर रखोगे, यहां पर एन का अर्थ होता क्या है, एन का अर्थ क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या तो नहीं है, इतना मैं बता दूं, तो फिर मुख्य क्वांटम संख्या नहीं है तो फिर कोस कैसे होगा, चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस से लिखते हैं। मैंने कहा था ना जब चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ाई थी कि डी ब्लॉक के अंदर चुंबकीय आघूर्ण का प्रश्न पूछा जाएगा, उसी टाइम मैंने बताया था चुंबकीय आघूर्ण का प्रश्न पूछा जाएगा। और चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए आपके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर एन, स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रश्न लिखो, एम एन प्लस टू का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो, एम एन प्लस टू का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो, एम एन प्लस टू का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो, एफ ई प्लस थ्री का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो, क्रोमियम प्लस टू का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। करवाया है मेरा प्रश्न है, हाँ माना कौन यहाँ थे तो करवाया है। एन का मतलब क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसका आएगा, एम एन प्लस दो का कितना आएगा, रूट 35। करो करो करो, मैग्नीज का निकालो आप, मैग्नीज प्लस टू, एफ ई प्लस थ्री का निकालो, क्रोमियम प्लस टू का निकालो, मैग्नीज का निकाला रूट 35, रूट 35 सबका ही, एफ ई प्लस थ्री का भी 35 आ रहा है रूट, कितना, रूट 32,
क्रोमियम का रूट चॉइस, आयरन का 35 रूट, रूट 35 या सीधा 35, रूट 35। इधर देखो सारे, ये 26 पर है, ये 25 पर है, और क्रोमियम 24 पर। क्रोमियम कितने पर है? 24 पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s1 और 3d5। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? 2। एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, कितना बच गया? 3d4। कितने बच गए? 3d4 बच गया। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 और 2 6 चौका 24। तो रूट क्या आ जाएगा? 24। रूट 24 आ गया किसका? क्रोमियम प्लस 2 का। क्रोमियम प्लस 2 का। क्लियर है? ठीक है। 25, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s2 4s2 3d5 3d5। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गए? 5 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 5 इंटू 5 प्लस 2, 7 7 5 35 आ गया किसका? मैग्नीज का रूट 35, रूट 35। ठीक है। फिर है 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s2 3d6। 2 इलेक्ट्रॉन ये गए और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, 2 और 1 3। कितने बच गए पीछे? 5। तो 5 और 7 और 5 7 5 कितने हो गए? 35। रूट कितना आ गया? 35। मैंने कहा आयनित करते समय सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है किसका? एस का। किसका? एस का। उसके बाद बच गया उसको बाहर निकालोगे कहां से? डी से। पहले इलेक्ट्रॉन वही बाहर निकालना है कहां से? एस। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हो? D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या प्रदर्शित करता है? प्रतिचुंबकीय। क्या प्रदर्शित करता है? प्रतिचुंबकीय। D5 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब तक क्या होता है? अनुचुंबकीय। ठीक है ना। और D10 क्या प्रदर्शित करता है? प्रतिचुंबकीय। क्या प्रदर्शित करता है? प्रतिचुंबकीय प्रदर्शित करता है। सीधी सी बात ये याद रखना है, 0 और 10 तो क्या है? प्रतिचुंबकीय। और जहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाए वो क्या होगा? अनुचुंबकीय। 0 और 10 तो क्या प्रदर्शित करता है? प्रतिचुंबकीय। जहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाए वो क्या प्रदर्शित करेगा? अनुचुंबकीय प्रदर्शित करेगा। डी ब्लॉक में आयन बनाते समय पहले NS के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और फिर N-1 D के इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। क्लियर है? Fe, जैसे एग्जांपल दिया मैंने, Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। इसको बदला हमने किसमें? Fe+2 में। इसका मतलब हमने क्या बनाया? आयन बनाया। तो पहले इलेक्ट्रॉन दोनों कौन से बाहर निकले? S के। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच गया? 3d6। फिर बनाया हमने क्या? Fe+3। अब की बार हमारे पास है ही D, S में तो दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो अब की बार इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर जाएगा? D से बाहर जाएगा। क्लियर है? समझे कि नहीं समझा? पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है आपको बाहर?
NS से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। गलती यहीं पर होगी प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पहचानने में। ठीक है, अपन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकालेंगे? डी से बाहर निकालेंगे। ठीक है, जबकि पहले इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकालने चाहिए? एस से बाहर। अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन अकेला है तो वह तत्व या आयन क्या कहलाएगा? अनुचुंबकीय। अकेला मतलब अयुग्मित है, अकेला मतलब अयुग्मित है। और अगर इलेक्ट्रॉन किस में है? जोड़े में है, तो वह तत्व या आयन क्या कहलाएगा? प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। ठीक है ना। केवल ठोस अवस्था में आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल किस अवस्था में प्रदर्शित गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं? लोह चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ये देगा हमें आयरन ठोस, कोबाल्ट ठोस और निकल ठोस। ये कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं? लोह चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। जबकि लोह चुंबकीय का प्रश्न आज तक न तो आपके एग्जाम में आया है और न शायद आएगा, क्योंकि बार बार रिपीट जो प्रश्न हुआ है वो प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय का ही रिपीट हुआ है। बस तत्व बदलेगा, ठीक है, लेकिन निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। क्या दिक्कत है? हैं? खुराक की जरूरत है तो मैं बिना कहीं देती हूँ। हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, प्रचक्रण आघूर्ण और चुंबकीय आघूर्ण का मान। अभी आपने निकाला √35, √24, ठीक है। अगर √15 आता, √8 आता, √3 आता तो इनके एग्जिट वैल्यू आपको याद रखनी है। कई बार क्या होता है, उत्तर हमारा √35 आ रहा है लेकिन √35 ऑप्शन में नहीं होता, उसको सरल करके लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, तो उसका उत्तर आएगा √3। उसका उत्तर कितना आएगा? √3। और √3 की वैल्यू जो होती है वो 1.73 बोर मैग्नेटॉन होती है। ठीक है, जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक किसमें? स्केडियम। किसके अंदर? स्केडियम। स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 4s2 3d1। 4s2 3d1 एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर आप स्केडियम का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करोगे, स्केडियम का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करोगे तो हमारे पास में फॉर्मूला है n ब्रैकेट n प्लस में कितना? 2। n का मान स्केडियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। तो 1 ब्रैकेट 1 प्लस 2, 2 और 1 3, 3 को 1 से गुणा करोगे तो वैल्यू आएगी कितना? √3। और √3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 की वैल्यू होती है 1.73। 1.73। क्लियर है? ठीक है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो? 2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है तो उत्तर आएगा कितना? √8। कितना आएगा? √8। ठीक है ना। और √8 की वैल्यू होती है, वो कितनी होती है? 2.84। 2.84। ठीक है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है, इसका मतलब उत्तर कितना आएगा? √15। और √15 की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.87। 3.87। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, तो याद रखना कितना आएगा? √24। और √24 के बाद में इसकी वैल्यू रखनी है आपको कितनी? 4.90। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 5, तो वैल्यू कितनी? √35। और √35 का मान होता है 5.92। बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं क्या डी ब्लॉक में? नहीं हो सकते। इसका मतलब आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर कहां तक मिलेंगे? और 1 से लेकर 5 तक मिलेंगे तो उत्तर या तो √3 आएगा, √8 आएगा, √15 आएगा, √24 आएगा, √35 आएगा। इससे सरल और हो सकता है क्या कोई? नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो फिर ये वैल्यू डायरेक्ट तो याद रख ही सकते हो, हैं?
इससे भी सरल और नोट्स में मैं लिख के दूं क्या? मैं तो नहीं लिख सकता, ठीक है। अब आप कैसे याद कर सकते हो? क्लियर है? हैं? हाँ। अरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी में 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। तो अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 5 ही तो हो सकते हैं। 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। अब अगर वापस एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो पीछे कितने बच गए? 4। एक इलेक्ट्रॉन और भरा जाएगा तो पीछे कितने बच गए? एक इलेक्ट्रॉन और भरा जाएगा तो, और एक इलेक्ट्रॉन और भरा जाएगा तो बस वही तो चीज है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1 है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा? √3। और √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। इसका मतलब एग्जाम में जो भी प्रश्न बनेगा उसमें उत्तर कोई एक ये होगा, ठीक है। और आएगा तो प्रश्न आप देखना, ठीक है। आप कहोगे हमारे नोट्स में से उत्तर आया डायरेक्ट, प्रश्न तो पता नहीं, उत्तर डायरेक्ट नोट्स में से आया, ठीक है। संक्रमण तत्वों के रंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये किस पर आधारित है? ये भी आधारित है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है D0 और D10, D0 और D10, इसका मतलब वो तत्व आयन या यौगिक होगा क्या? रंगहीन। क्या होगा? रंगहीन। और अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1 से लेकर के कितना? 9, इसका मतलब वो क्या बनाएगा? रंगीन यौगिक बनाएगा, रंगीन तत्व होगा, रंग प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 0 10, 0 और 10, इसका मतलब वो क्या होगा? रंगहीन। और अगर D 1 से 9 है, इसका मतलब वो क्या होगा? रंगीन होगा। वो क्या होगा? रंगीन होगा, ठीक है ना। डी संक्रमण के कारण ये रंगीन यौगिकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। कॉपर डी ब्लॉक का तत्व है और सल्फेट के साथ में क्रिया की इसने तो कॉपर सल्फेट बनाया, प्लस में 5 क्या इसके साथ में जल के अणु। कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5 होती है। क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है 5। इसे क्या कहा जाता है? नीला थोथा। कौन सा थोथा? नीला थोथा कहा जाता है। जब इसको गर्म करोगे तो कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा और जल के अणु अलग हो जाएंगे। ये क्या बन जाएगा? रंगहीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रंगहीन बन जाएगा। लेकिन गर्म करने से पहले क्या था? ये रंगीन था, है ना। तो कॉपर के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, तब इसने क्या बनाया? रंगीन यौगिक का क्या किया? निर्माण किया है, ठीक है ना। तो याद रखना है, जहां पर D0 D10 है वो रंगहीन होगा, और जहां पर D 1 से 9 है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर एक भी है तो वो क्या प्रदर्शित करेगा? रंग प्रदर्शित करेगा। ऐसे संक्रमण तत्व या आयन जिनमें D10 या D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों सामान्यतः क्या बनाते हैं? भी रंगहीन होते हैं। सामान्यतः क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। जैसे स्केडियम 3, स्केडियम 3 प्लस, टाइटेनियम 4 प्लस, और जिंक 2 प्लस, और कॉपर प्लस। ये क्या है? ये रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? ये रंगहीन होते हैं। समझ गए? रंगहीन होते हैं। अरे स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 और 3d क्या होता है? 1। 4s2 और 3d क्या होता है? 1 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसका मतलब 2 और 1 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया 3d 0। और d अगर 0 है, इसका मतलब वो क्या होगा? रंगहीन होगा। d अगर 0 है, इसका मतलब वो क्या होगा? रंगहीन होगा। तो याद रखना, ये क्या है? रंगहीन है। कौन है? प्रति चुंबकीय भी है। क्या है ये? प्रति चुंबकीय भी। शाबाश, बहुत अच्छी बात है।
इतना दिमाग चलना लग गया फिर बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, टाइटेनियम 4+, टाइटेनियम 4+। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 22 नंबर पर आता है टाइटेनियम, 22 नंबर पर आता है। तो क्या लिखोगे आप? 4s2 और 3d, दोनों इलेक्ट्रॉन ये गए और दोनों इलेक्ट्रॉन ये गए, तो क्या बन गया? ये 3d 0। तो ये भी क्या है? रंगहीन है। क्या है ये? रंगहीन है। जिंक +2 मतलब 4s2 और 3d 10, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या है? रंगहीन। ये भी क्या है? रंगहीन है। और कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s1 और 3d क्या होता है? 10। ये एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। ये भी क्या है? रंगहीन। मतलब अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, या इलेक्ट्रॉन ही 0 है डी उपकोष के अंदर, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? वो रंगहीन होगा। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसका मतलब वो क्या बनाएगा? रंगीन यौगिकों का निर्माण करेगा। ठीक है, लिखो, प्रश्न लिखो। वेनेडियम +2, वेनेडियम +2, वेनेडियम +2, मैग्नीज +7, मैग्नीज +7, वेनेडियम +2, मैग्नीज +7, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3, मैग्नीज +3। पहला लिखा मैंने वेनेडियम +2, दूसरा बोला मैग्नीज +7, तीसरा बोला कोबाल्ट +3, चौथा बोला मैग्नीज +3। फिर लिखो क्रोमियम +2, क्रोमियम +2। इनमें कौन सा रंगहीन होगा, कौन सा रंगीन होगा? इनमें कौन सा रंगहीन होगा और कौन सा रंगीन होगा? कोई बातें नहीं करेगा, ठीक है, अपने हिसाब से करो। हो गया? पेन चला, कॉपी में पेन चला।
वेनेडियम रंगीन आ रहा है, वेनेडियम रंगहीन आ रहा है। वेनेडियम रंगहीन कौन कौन बता रहा है? रंगीन या रंगहीन? रंगीन, वेनेडियम रंगीन। वेनेडियम +2 लिखा है मैंने। वेनेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 23। 23 है, इसका मतलब 4s2 और 3d3, ये होता है ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जबकि हमने लिखा क्या है? वेनेडियम +2, ये लिखा है। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या आगे जाएंगे तो बन गया क्या? 3d3। तीनों क्या है? ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तीनों क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो रंगीन होगा, क्या बनाएगा? रंगीन बनाएगा। ठीक है, अगला क्या है? मैग्नीज +7। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैग्नीज +7, ठीक है ना। तो ये होता है 4s2 और 3d क्या होता है? 5। 3d क्या होता है? 5। देखो इधर +7 है, +7 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये गए और 5 इलेक्ट्रॉन ये गए, 5 और 2 7। इसका मतलब d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 0। तो ये क्या बनाएगा? रंगहीन बनाएगा। क्या बनाएगा? रंगहीन, कलरलेस। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब बताओ आप, मैग्नीज +7 प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय? मैग्नीज +7 प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय? प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। क्लियर है? ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या है? क्रोमियम, कोबाल्ट है। कोबाल्ट +3 रंगहीन होगा, रंगीन होगा। कोबाल्ट कितने नंबर पर आता है? 27 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है? 27 नंबर पर आता है। 27 पर आता है कोबाल्ट। प्लस कितना लिखा है? +3 लिखा है, ठीक है ना। तो 27 पर आता है तो 4s2 और 3d कितना होता है? 7 होता है ना। +3 है मतलब 2 और 1 यहां से गया, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 3 हो गए ना। इधर बच गए 6। 6 है तो एक कितने अयुग्मित हो गए? 4 अयुग्मित हो गए। 4 अयुग्मित हो गए ना। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या बनाएगा? रंगीन बनाएगा। क्या बनाएगा? रंगीन यौगिक बनाएगा। ठीक है ना। फिर क्या बन गया? मैग्नीज +3। मैग्नीज +3 है, इसका मतलब 2 तो यहां से निकलेगा, 1 यहां से निकलेगा, 3 पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। तो याद रखना क्या बनाएगा? रंगीन बनाएगा। क्या बनाएगा? रंगीन बनाएगा। फिर क्या बच गया? क्रोमियम। क्रोमियम +2। क्रोमियम +2। क्रोमियम कितने नंबर पर आता है? 24 पर आता है। कितने पर आता है? 24 पर आता है। तो 4s1 और 3d5। 4s1 और 3d5 याद रखना है। क्रोमियम +2 है ना, +2 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से, तो एक कितने बच गए? 4 सॉरी, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए तो क्या बनाएगा? रंगीन बनाएगा। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पीछे बची कितनी? 4। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लोगे? ठीक है, बहुत अच्छी बात है।